स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो दिस इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें हमने क्या डिस्कस करना है और बोहर मॉडल ऑफ एटम की क्यों जरूरत पड़ी ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की कुछ लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन को ओवरकम किया किसने? बोहर मॉडल ऑफ एटम ने। वो लिमिटेशन क्या थी? रदरफोर्ड ने हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया और हमें उसने जो एनर्जी इमिट होती है, मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन जब करता है तो जो एनर्जी इमिशन हो रही है वो कैसे हो रही है इसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बिकॉज रदरफोर्ड का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट हाउ इट इज पॉसिबल कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी मीट करें? बिकॉज जब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है, इस तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलेगा, अगर वो अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है तो इट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि वो अपने रेडियस को हर बार क्या करता रहेगा? स्मॉल करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गिर जाएगा? जाके न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस चीज की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने हमें नहीं दी थी। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आया था बोहर मॉडल ऑफ एटम। यही दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक कि ऑर्बिट कैसा है और दूसरा ये जो एनर्जी इमिट हो रही है ये कैसे एनर्जी इमिट होती है, इसकी बात करता है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम को। तो देखिए स्टूडेंट, 1911 में तो आया था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, लेकिन उसके 2 ही साल के बाद मतलब 1913 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोहर। तो नील बोहर ने एक मॉडल ऑफ एटम दिया था। इसका जो मॉडल ऑफ एटम था वो था क्वांटम कंसेप्ट्स के ऊपर, मतलब क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर जो इसका मॉडल बेस था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो था वो था क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस था, लेकिन ये जो है ये है क्वांटम बेस के ऊपर। अब इसमें क्या पॉस्टुलेट है वो हम डिस्कस करेंगे और इसने कैसे लिमिटेशन रदरफोर्ड की ओवरकम कर दी वो भी हम बात करेंगे। देखिए, इसका पहला पॉस्टुलेट ये है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एक एटम के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में ही, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड वो घूमते हैं। यही बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो हमें पता चलेगा सेकंड और थर्ड पॉस्टुलेट के अंदर जाकर के। क्यों इसने भी वही बात की, उसने भी वही बात की, फिर उसमें लिमिटेशंस कैसे रहेगी वो हम बात करेंगे। तो पहला पॉस्टुलेट ये है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो यहां से एक हमने कंसेप्ट ले लिया कि जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है, स्टूडेंट, जब भी कोई चीज क्या करती है तो रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है तो हमें याद रखना है, ये जो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है। तो जो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? E होगा। अब हमें नहीं पता हम किस एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। तो हम एटम की पहचान करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। तो अगर यहाँ पर हमारे पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो हर एक अगर प्रोटॉन का चार्ज E है तो सभी का चार्ज कितना हो जाएगा? ZE हो जाएगा। इट मीन्स न्यूक्लियस का जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है? ZE हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर चलने वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? E होगा। अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी ZE, दिस इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सपोज कि जो रेडियस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी वो हम मान लेते हैं r दूरी पर है, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है कूलम लॉ से। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ZE स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम सपोज कर रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना है? m मास, और ये वेलोसिटी v से घूम रहा है, तो उस वक्त व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? तो Fc किसके बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर डिवाइड बाई r हो जाएगा। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज अ कूलम्स फोर्स। तो रदरफोर्ड का ये बोहर का कहना यह है कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बिकॉज इसी फोर्स के कारण तो ये वाली फोर्स है, यही फोर्स
यहाँ पे प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो पहला पास्टुलेट यहाँ पर हमारे पास आया वो पास्टुलेट आपने याद रखना है, mv² डिवाइड बाई r दिस इज इक्वल टू kz e² डिवाइड बाई r का स्क्वायर। यह है हमारे पास पहला पास्टुलेट। दिस इज द फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। इस पास्टुलेट के अंदर अभी हमें कुछ पता नहीं चला कि कैसे लिमिटेशंस को ओवरकम उसने किया। तो इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पास्टुलेट है उसमें हमें पता चलेगा कैसे ये क्या करता है, ओवरकम करता है लिमिटेशंस को। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला लिख लो आप। इस वीडियो